द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड पेपर मनी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा वाघेला है और हम इस वीडियो में द गोल्ड स्टैंडर्ड है क्या चीज और क्या चीज है गोल्ड स्टैंडर्ड, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और क्यों दुनिया की अलग अलग इकोनॉमिक्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाया और फिर क्यों दुनिया की अलग अलग इकोनॉमिक्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि गोल्ड की बड़ी पुराना इतिहास है और इंसान जो है वो गोल्ड को बहुत पसंद करता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी खराब नहीं हो सकता और सिल्वर भी नहीं हो सकता। इसको पिघला दो, किसी भी प्रकार का हम बना सकते, जो मर्जी चाहे उस प्रकार का हम बना सकते। इसलिए हमारा ये ख्याल है कि गोल्ड जो है वो इटर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। और कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि गोल्ड जो है वो डिवाइन चीज है और कुछ लोग तो उसकी पूजा भी करते हैं। आप उसको गहनों के जैसे भी यूज कर सकते हैं और सो ऑन सो। इसलिए गोल्ड जो है वो बना गया है एक स्टोन ऑफ वैल्यू और स्टोन ऑफ वेल्थ। अगर मुझे मेरी दौलत इकट्ठी करनी है तो मैं सोने और चांदी में इकट्ठी करूंगी। तो सोना और चांदी, ज्यादा चांदी और कभी कभार सोना भी व्यापार के लिए यूज किया जाता था। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में भी और चाइना में भी और यूरोप के अंदर भी ये मामला था। पूरी एशियन दुनिया के अंदर जहां पर व्यापार हुआ करता था वहां पे सिल्वर यूज किया जाता था। सिल्वर ज्यादा यूज किया जाता था क्योंकि वो क्वांटिटी वाइज जितना सिल्वर आपको यूज करना है आम चीजों के लिए और आम चीज खरीदने के लिए वो काफी होता था। और गोल्ड का भी यूज किया जाता था, जब कोई महंगी चीज खरीदनी हो तो गोल्ड का यूज किया जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे व्यापार बढ़ता चला गया और बढ़ने लगा तो गोल्ड और सिल्वर दोनों यूज किए जाते थे। मगर अपना गोल्ड और सिल्वर जब किसी के पास ज्यादा जमा हो जाता था तब वो जाके किसी ऐसे बंदे को देता था जहां पर सेफ हो। वो अक्सर एक बैंक हुआ करता था। बैंक का मतलब ही सेफ होता है, जहां पर आप अपना सोना और चांदी रख के उसको ताला मार दे और कोई चोर आके उसको निकाल ना सके। बैंक का मतलब ही सेफ है, तो वो जाके सेफ में रखता था। जब वो सेफ में रखता था तो जिस बंदे के पास सेफ होता था और सेफ हाउस होता था वो एक छोटी सी चिट्ठी लिख देता था। उस चिट्ठी को कहते हैं IOU। आपने इतना सोना मेरे पास डिपॉजिट किया है, आपने इतना चांदी मेरे पास डिपॉजिट किया है, लो जी मैं आपको एक चिट्ठी में लिख देता हूँ IOU, जो कि मुझे आपको फिर से देना है। आपकी अमानत मुझे आपको फिर से देनी है। जब व्यापार तेजी से बढ़ने लगा तो लोगों ने क्या शुरू किया, बजाय इसके कि वो बंदे के पास जाए अपना सोना निकाले फिर जाके मार्केट में जाके सोने से कुछ चीज खरीदे और चांदी से, तो वो लोगों ने IOU मार्केट में यूज करना शुरू कर दिया। और जो IOU था वो पेपर पे लिखा हुआ था, तो इस तरह से पेपर करेंसी शुरू हो गई। पेपर ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिकली अरब जो है वो चाइनीज से लेके आए थे, फिर पूरी दुनिया के अंदर और यूरोप के अंदर फैलता चला गया। तो इस तरह से पेपर मनी का आविष्कार हुआ और पेपर मनी यूज होने शुरू हो गए और धीरे धीरे वो चलता गया। और कुछ लोग पेपर मनी को एक्सेप्ट करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। कुछ लोग कहते थे कि हमें पेपर नहीं चाहिए, हमको सिल्वर और गोल्ड चाहिए। तो इस तरह से पेपर मनी जो है वो डेवलप होता गया और एक ऐसा स्टेज आया कि सरकार ने कहा कि आप लोग अपनी पेपर मनी नहीं बनाएंगे बल्कि हम बना के देंगे और हम ही सर्कुलेट करेंगे ये जो पेपर मनी है उसको। और ये जो पेपर मनी होगी वो रियल करेंसी होगी, नेशनल करेंसी मानी जाएगी। 18वीं और 19वीं सदी में पेपर मनी और गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड के दरमियान क्लैश होने लगा, तजाद होने लगा। पहले से ही हो रहा था ये तजाद और जारी था। यानी कि तजाद ये था कि एक तरफ पेपर मनी चल रही थी तो दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर चल रहा था। दोनों के बीच में एक कंपटीशन था, कौन सी करेंसी जो है वो आगे आएगी। इस मामले को और इस तजाद को हल करने के लिए सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया कि, और पेपर मनी में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए सरकार ने ये कहना शुरू किया कि
जो नेशनल करेंसी है वो गोल्ड और सिल्वर के बराबर होगी उसकी वैल्यू। इतना सिल्वर जो है वो 1 पाउंड का होगा, इतना गोल्ड जो है वो 1 पाउंड का होगा, और डॉलर होगा और जो भी होगा। अक्सर ये करेंसी सिल्वर के वेट के साथ जोड़ी जाती थी, गोल्ड के वेट के साथ नहीं। यही वजह है कि करेंसी की अक्सर और करेंसी का जो नाम है वो वेट का नाम है। जिस तरह पाउंड है, इतने पाउंड है आपका वजन, हम कहते हैं ना, इस तरह पाउंड स्टर्लिंग भी है, यानी जो ब्रिटिश पाउंड है उनकी जो करेंसी है उनका नाम पाउंड क्यों है? क्योंकि वो 1 पाउंड सिल्वर के बराबर हुआ करता था। तो बहरहाल पेपर मनी अब जो है मूव अराउंड करना शुरू किया, और धीरे धीरे से उसने गोल्ड और सिल्वर को रिप्लेस करना शुरू किया। क्यों रिप्लेस करना शुरू किया? क्योंकि पेपर मनी जो है वो कैरी करना सबसे आसान था, क्योंकि छोटा सा कागज था, उसमें उठाने की कोई दिक्कत नहीं थी। और जो गोल्ड और सिल्वर था उसे उठा के घूमना बड़ा ही मुश्किल काम था, और जो पेपर मनी था उसे यूज करना सबसे आसान काम था। 1821 में पहली बार इंग्लैंड ने गोल्ड स्टैंडर्ड को एडॉप्ट किया। फिर 1873 में जर्मनी ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को एडॉप्ट किया। जर्मनी एंड इंग्लैंड का व्यापार गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से होने लगा, और 1873 से लेके 1900 तक लगभग पूरा जो यूरोप एडवांस कंपनी थी उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को एडॉप्ट कर लिया था। इसके साथ ही यानी 1873 में एक्चुअली गोल्ड स्टैंडर्ड की एज शुरू हुई। उससे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड यूज नहीं होता था, उससे पहले गोल्ड और सिल्वर यूज होता था। ये दोनों अलग चीजें, गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड और सिल्वर दोनों एक अलग चीज है, दोनों एक चीज नहीं है। पहले जमाने में गोल्ड और सिल्वर यूज किया जाता था व्यापार के लिए, और पेपर मनी बिल्कुल नहीं यूज किया जाता था, क्योंकि थी ही नहीं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब पेपर मनी जो है वो लिंक हो गई गोल्ड के साथ, और कई करेंसी ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। मगर फिर देखने में ये आया कि इनफैक्ट शुरू में तो ये ऐसा लग रहा था कि इससे करेंसी में कॉन्फिडेंस भी ज्यादा हुआ और करेंसी स्टेबलाइज भी हो गई। मगर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हुआ तो देखने में ये मिला कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड था ये बिल्कुल गिरना शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से क्यों गिरना शुरू हो गया? क्योंकि खर्चे बहुत तेजी से सरकार को करने पड़े। कोई ऐसी भी सरकार थी कि जैसे इंग्लैंड की सरकार थी कि वो लोग खर्चे ज्यादा कर रहे थे और उनकी इनकम कम थी। इंग्लैंड में ये भी था कि वो लोग चीजें ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। मतलब कि वो लोग चीजें ज्यादा खरीद रहे थे और बेच कम रहे थे, और उनके बहुत बड़े डिफिसिट भी थे। और अमेरिका और फ्रांस के अंदर उल्टा था। अमेरिका खास तौर पे वो चीजें बना रहा था जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर इस्तेमाल हो रही थी, तो वो तेजी से बेच रहा था। तो अमेरिका के पास बहुत ज्यादा सरप्लस इकट्ठा होने शुरू हो गया, और गोल्ड का सरप्लस इकट्ठा होना शुरू हो गया। और बाकी जो यूरोपियन कंट्री थी उनके पास गोल्ड का सरप्लस कम होने लगा। तो ये जो रिजर्व थे, जिसकी सरकार ये कहा करती थी कि एटलीस्ट 40% जो आपकी करेंसी है वो आपके पास गोल्ड रिजर्व में होनी चाहिए। अब आप अंदाजा लगा सकते कि उस टाइम की जो सरकार थी उस जमाने की, ये सरकार सोने का खजाना जो है वो अपने स्टेट बैंक के अंदर या नेशनल बैंक के अंदर या वगैरह बैंक के अंदर रखा करती थी, और जितनी भी करेंसी प्रसारित कर रहे थे उसका एक सर्टेन परसेंटेज उनके ऊपर फर्ज होता था कि वो अपने स्टेट बैंक के अंदर या नेशनल बैंक के अंदर या वगैरह के अंदर रखे। तो इस तरह अमेरिका के अंदर एक फोर्ट नॉक्स के अंदर बहुत सारा गोल्ड जमा हो गया, और ये जो गोल्ड उन लोग ने आधा साइड में रखा था कि ये हम ट्रेड के लिए इस्तेमाल करेंगे।
ये भी महत्व की बात है कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड था बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज्यादा यूज किया जाता था और ज्यादा जरूरी था। कोई इंटरनल ट्रेड के लिए इतना बड़ा मसला नहीं था। इंटरनल ट्रेड में गोल्ड का यूज नहीं होता था, बल्कि पेपर मनी का यूज किया जाता था और वो ज्यादा यूज किया जाता था। तो अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के नतीजे में ये हुआ कि कुछ कंट्री के पास से गोल्ड निकल गया और कुछ कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा जमा हो गया। जैसे कि अमेरिका और फ्रांस के पास ज्यादा गोल्ड जमा हो गया और यूरोपियन जो कंट्री थी वो लोगों के पास से गोल्ड सब निकल गया। तो अब उन लोग के पास तो गोल्ड बचा नहीं था, तो वो लोगों ने क्या किया कि अब हमारे पास तो गोल्ड है ही नहीं, तो हम लोग जो हमारी करेंसी है वो उसको डॉलर और पाउंड के साथ जोड़ देते हैं। ऐसे तो पाउंड के साथ जोड़ा था। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब बहुत ज्यादा और तेजी से खर्चे हुए और सरकार ने बहुत ज्यादा आर्मी के मटेरियल बनाने के लिए खर्चे किए और फ्रंट पे खर्चे करना शुरू किया और बहुत ज्यादा खर्चे किए और हथियार मंगवाने पर उस पर भी उन लोगों ने खर्चे किए और बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट की, उस पर भी बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। तो सरकार के पास से गोल्ड खत्म हो गया और जब गोल्ड खत्म हो गया तो गोल्ड स्टैंडर्ड को बरकरार नहीं रख सके। इसके बाद क्या हुआ कि बहरहाल जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया और उससे बाहर निकले तो उनकी कोशिश ये थी कि दोबारा किसी तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड पे स्टैंड हो जाए, खड़े हो जाए। हर देश ने थोड़ी बहुत कोशिश की मगर गोल्ड स्टैंडर्ड पर खड़ा हुआ नहीं सका, क्योंकि फिर 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। पूरी दुनिया के अंदर डिप्रेशन हुई जिसको कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, और पूरी दुनिया के अंदर तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट होने लगे और तबाही बुरी तरह से हुई। और जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ और स्टॉक मार्केट गिर गया तो उसके बाद इंग्लैंड के लिए पॉसिबल ही नहीं था कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड में अपने आप को कायम रख सके। तो उन्होंने ये किया कि 1931 में उन्होंने कहा जी कि अब हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे नहीं है, हमने इसको सस्पेंड कर दिया है, बैंड कर दिया है, ये मामला और एक किस्सा खत्म हो गया है। तो मैंने ये जो तारीख बताई आपको कि ये जो तारीख थी, गोल्ड स्टैंडर्ड एक गोल्डन पीरियड था जो था 1873 से लेके 1914 तक, और 1914 के बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही थी, साथ ही साथ खर्चे और वगैरह में जो चेंजेस हो रहे थे, इंटरनेशनल ट्रेड और वगैरह के अंदर जो लगातार चेंज हो रहे थे, उनके नतीजे में गोल्ड स्टैंडर्ड को कायम रखना पॉसिबल ही नहीं था और नामुमकिन हो चुका था। और लगभग सब कैपिटलिस्ट कंट्री ने इसको बैंड कर दिया और छोड़ दिया। क्या वजह है? गोल्ड स्टैंडर्ड उन लोगों ने छोड़ दिया और कहा कि ये नहीं चल सकता। ठीक है, अमेरिका ने इसको कुछ साल तक चलाने की कोशिश की, 1976 तक चलाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका के पास मैसिव गोल्ड रिजर्व है और आज भी है अमेरिका के पास। क्या वजह है इन कंट्रियों ने छोड़ दिया? गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों नहीं चल सका? सबसे पहली बात तो यह है कि गोल्ड स्टैंडर्ड तभी चलेगा जब सप्लाई ऑफ गोल्ड और डिमांड ऑफ गोल्ड के साथ मैच करेगा। जैसे जैसे इकोनॉमिक बढ़ती चली गई और ट्रेड भी बढ़ता चला गया तो डिमांड फॉर गोल्ड भी बढ़ता चला गया, क्योंकि जो टोटल करेंसी चाहिए आपको जो सर्कुलेट करने के लिए तो वो बढ़ जाएगी, और करेंसी अगर बढ़ेगी और गोल्ड के साथ अगर जुड़ी होगी तो गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको बहुत सारी खुदाई करनी पड़ेगी। इस मकसद के लिए नहीं करनी पड़ेगी कि आप उस गहनों को पहने, बल्कि इस मकसद के लिए करनी पड़ेगी कि इस्तेमाल किया जा सके कि जो करेंसी है वो स्टेबल रहे, आपके पास वो रिजर्व रहे जिससे आप ट्रेड कर सके। खुदाई करना आसान काम नहीं है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए। इतना सारा गोल्ड पैदा करना सिर्फ इकोनॉमी को चलाने के लिए, एक इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है और ये टिकाऊ भी साबित नहीं हुई। और जब टेक्नोलॉजी ग्रो हुआ
और इकोनॉमिक एक्सपांड हुई तो लगातार एक्सपांड हो रही थी, तो गोल्ड रिजर्व उतनी तेजी से एक्सपांड नहीं कर सकता था और गोल्ड रिजर्व को एक्सपांड करने में बहुत मेहनत लगती थी। इसके मुकाबले में पैसा छापना सबसे आसान था और पैसा छापना कोई मेहनत का काम तो नहीं था। एक प्रिंट मशीन चली और जितना चाहे उतना पैसा आप बना सकते हो। मतलब ये है कि पेपर मनी का इस्तेमाल ना सिर्फ ज्यादा प्रैक्टिकल था बल्कि ज्यादा आसान भी था और कॉमर्स के व्यू पॉइंट से ज्यादा इकोनॉमिकल था। एक्चुअली ये अपना टाइम भी बचा सकता है। गोल्ड रिजर्व बनाने के बजाय आप जो है टेक्नोलॉजी है और वगैरह चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस वजह से सप्लाई ऑफ गोल्ड और डिमांड फॉर गोल्ड से टैली नहीं कर सकता था। इसलिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड से इन इकोनॉमिक्स ने अपने आप को हटा दिया और दूसरा मसला ये था जब इम्बैलेंस होने लगा तो ट्रेड के अंदर तो सारा जो गोल्ड ट्रैवल करके 2 और 3 कंट्री में चला गया। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर और फ्रांस के अंदर चला गया था और बाकी जो कंट्री थी उसके पास से गोल्ड निकल चुका था। इस वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया कि हम जो है टिक नहीं सकते। गोल्ड स्टैंडर्ड इस वजह से भी टिकाऊ नहीं है। जो ट्रम्प एंड ट्रेड मूव कर रहा है उसमें जो घाटा आ रहा था, ट्रेड का घाटा आ रहा था, उसमें गोल्ड स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं किया जा सकता था। यानी कि इसका मतलब यह है कि गोल्ड स्टैंडर्ड जो है बेसिकली टिकाऊ नहीं है। आप बोलेंगे फिर डॉलर क्यों है और बाकी क्यों चीज टिकाऊ है? एक्चुअल मसला ये है कि इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर जो एडवांस इकोनॉमिक है, जो नया नया प्रोडक्ट बना रही है, वो दुनिया के अंदर अपना प्रोडक्ट बेच सकती है और जो बैकवर्ड इकोनॉमिक है वो प्रोडक्ट बना रही है मगर ज्यादा महंगा बना रही है और क्योंकि इतना इफिशिएंट भी नहीं बना पा रही है और नया प्रोडक्ट भी नहीं बना पा रही है, वो फिर उनके प्रोडक्ट जो है वो पीछे रह जाते हैं और वो फिर इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं क्योंकि जो वो चीज बनाते हैं वो चीज कोई खरीदना नहीं चाहता। तो इस वजह से उनकी जो रिजर्व है जो गिरते चले जाते हैं। या आप गोल्ड स्टैंडर्ड पे चले जाए तो आपका गोल्ड रिजर्व कम होता चला जाएगा। अगर आप डॉलर स्टैंडर्ड पे चले जाएंगे तो आपका डॉलर रिजर्व कम होता चले जाएगा। इसकी वजह स्टैंडर्ड नहीं है, इसकी वजह बेसिकली ये है इकोनॉमिक्स जो है वो 2 है। उसमें से एक इकोनॉमिक्स बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और नई नई चीजें बना रही है और पहले से भी ज्यादा सस्ती बना रही है। वही चीज अगर हम बनाते हैं तो बड़ी महंगी बनाते हैं वो चीज और अच्छी भी नहीं लगती हमें वो चीज। और बल्कि जब चाइना वही चीज बनाता है और बड़ा मैसिव प्रोडक्ट करता है वो, तो हमें वो चीज बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि वो चीज सस्ती होती है। तो हम कहते हैं नहीं ये चीज हम खरीद लेते, ये चीज तो बड़ी अच्छी भी लग रही है और बड़ी सस्ती भी है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो ये है, कैपिटलिज्म का प्रॉब्लम है। और एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टैंडर्ड क्या है और क्या ना हो। और कैपिटलिज्म के अंदर जो एडवांस इकोनॉमिक है वो बैकवर्ड इकोनॉमिक को खा जाती है। जैसे एक बड़ी इंडस्ट्री एक छोटी इंडस्ट्री को खा जाती है, एक छोटी कंपनी को खा जाती है। इस तरह कैपिटलिस्ट सिस्टम में के अंदर हर एक बड़ी कंपनी जो है वो छोटी मोटी कंपनी को खा जाती है। फिर एक और प्रॉब्लम जो था इस गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ वो ये है कि जो आप गोल्ड स्टैंडर्ड कायम करते हैं तो आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इनफ्लेक्सिबल हो जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी से ये मतलब है कि आप पैसा नहीं छाप सकते। आप उतना ही पैसा छाप सकते हैं जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व है। मतलब आप अपनी मर्जी से पैसा छाप नहीं सकते। अब बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि ध्यान से सुनना कि 1929 की जो डिप्रेशन है वो बड़े आराम से हल हो सकती थी अगर गोल्ड स्टैंडर्ड से जल्दी से उतरा जाता। उतर कर मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी बना के इकोनॉमिक को स्टिमुलेट करते, इकोनॉमिक के अंदर
जो लैक ऑफ बेसिक डिमांड थी वो ग्रो कर जाती, हम चीजों से और मसलों से बाहर निकल जाते। जॉन मेनार्ड का ये कहना था कि एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी की जा सकती थी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी भी की जा सकती थी। बेसिक बात यह थी कि डिमांड को स्टिमुलेट करने की जरूरत थी। अगर डिमांड स्टिमुलेट होती तो इकोनॉमिक चल पड़ती। अक्सर इकोनॉमिक्स का ये दावा था कि गोल्ड स्टैंडर्ड के नतीजे में ग्रेट डिप्रेशन प्रोलोंग हुई और ज्यादा खराब हुई और ज्यादा सत्यानाश हुआ। मजेदार बात आपको मैं एक बोलती हूँ कि एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी, या जिसको आज हम कहते हैं मॉडर्न मॉनिटरी थ्योरी कहते हैं, एमएमटी कहते हैं, वो इस्तेमाल की जा सकती है इकोनॉमिक को स्टिमुलेट करने के लिए। मगर आईएमएफ इसके सख्त खिलाफ है। वो कहते हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन होती है, महंगाई होती है। एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जा सकती है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप इन मनी सप्लाई थोड़ी सी भी बढ़ा देते हैं, आगे जो बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, जो कैपिटलिस्ट बैंक है, वो मजीद मनी सप्लाई बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसको हम मल्टीपल इफेक्ट कहते हैं। अगले वीडियो में मैं समझाऊंगी ये क्यों होता है, मगर बहरहाल आप इस बात को समझो कि सरकार इतनी सी भी करेंसी बढ़ाती है तो आगे से कमर्शियल बैंक जो है वो 10 गुना उसे बढ़ा देता है। जब वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा देता है तो इसके नतीजे में महंगाई आ जाती है। इसलिए आईएमएफ इसको कहता है कसकर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कमर्शियल बैंक, कमर्शियल कैपिटलिस्ट बैंक के साथ एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल करना मुश्किल है। अगर हमारे पास ऐसी इकोनॉमिक हो जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमिक हो, जिसमें कमर्शियल बैंकिंग ही ना हो, तो फिर हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल कर सकते हैं इकोनॉमिक को स्टिमुलेट करने के लिए। जी हाँ, कर सकते हैं। जैसे कि आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं, आप अपने देश के अंदर 1 अरब रुपया ज्यादा प्रिंट कर देते हैं। अगर आपने 1 अरब रुपया एक्स्ट्रा प्रिंट किया है, उसके रिवर्स में आपने 1 अरब रुपया बना ली। अगर आपने एक्स्ट्रा प्रिंट मनी से इतने ही बना लिया तो महंगाई नहीं होगी, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट उतना ही बढ़ेगा जितना मनी सप्लाई बढ़ेगा। जब तक मनी सप्लाई टोटल प्रोडक्ट बराबर के होंगे तब तक महंगाई नहीं हो सकती। जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई कम होगी तो डिफ्लेक्शन हो जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तब टोटल प्रोडक्ट कम होगा तो महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। जब दोनों बराबर उठेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। तो इस तरह से इनफैक्ट यूएसएसआर और प्रेजेंट डे चाइना में काफी हद तक यही चलता है। जितनी वो ग्रोथ करते हैं उतना ही हिसाब से वो लोग अपनी मनी सप्लाई को भी एक्सपांड करते हैं, उससे ज्यादा एक्सपांड होने नहीं देते।